नमस्कार, आप देख रहे हैं जामिया न्यूज। मैं आपके साथ अंशु बोध और आज के हमारे इस खास एपिसोड में जिसका नाम है बदलता भारत, इस एपिसोड का आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन। आज के इस टॉपिक में इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कुणाल जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कुणाल जी, आपका स्वागत है। कुणाल जी, हमें बताइए कि जब से सरकार द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा छिड़ा है या इसको जो पारित किया गया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, बहुत बहस छिड़ रही है, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इस बहस को थोड़ा सा खंडन करेंगे? बिल्कुल। देखिए, इसको लेके बहस इसलिए तेज हो गई है क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष को ऐसा लगता है कि ये सरकार के ओरिएंटेड, मतलब सरकार के फेवर में रहेगा। ये जो पॉलिसी आएगी ये सरकार के फेवर में रहेगी। इसको लेके विपक्ष हंगामा कर रही है। दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को ये भी लगता है कि जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी है उसके पास पूरा सिस्टम है, तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो एक राष्ट्र एक चुनाव के समय पूरा सिस्टम सरकार के फेवर में रहेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि ये पूरा जो मामला है वो गवर्नमेंट सेंट्रिक हो जाने की वजह से विपक्ष इसको लेके हो हल्ला मचा रही है। दूसरा सवाल आपसे है कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, और भविष्य में कितनी दूर तक ये चल पाएगी योजना? देखिए, इसको लेके जो फायदे हैं वो ये हैं बिल्कुल कि देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव को कराने में देश का एक बड़ा बजट जो है उस पर खर्च किया जाता है। करीब अगर बात की जाए तो लगभग 10,000 करोड़ एक विधानसभा के चुनाव, मतलब अगर 2-3 विधानसभाओं को अभी हाल में हुए थे तो उनमें करीब चुनाव आयोग को 10,000 करोड़ की खर्च पड़ी थी उसमें। अब ऐसे समय में होता क्या है कि भारत में हर साल कोई ना कोई स्टेट में इलेक्शन तो होता ही होता है। तो इस वजह से क्या दिक्कत आती है कि हर जगह चुनाव आयोग को तो लगना ही पड़ता है वो पूरा खर्च अलग से। इसके अलावा पूरी जो व्यवस्था है, पूरा जो सरकारी तंत्र है, वहाँ का जो प्रशासनिक तंत्र है, चाहे जिला स्तर पे हो, जो राज्य स्तर पे हो, वो पूरा उसके लिए काम करता है। इसके अलावा जो हमारे सुरक्षा बल है, CISF है, CRPF है, ये पैरामिलिट्री के जो तमाम जो जितने भी बटालियंस हैं, दल हैं, वो सारे उनको समय समय पर वहाँ उपस्थित होना पड़ता है। इसको देखते हुए ये चीज तो बिल्कुल सही है कि अगर एक बार में चुनाव होते हैं तो सुरक्षा बल हो, प्रशासनिक तंत्र हो या सरकारी तंत्र हो या चुनाव आयोग, इन सबको एक बार ही इंगेज होना पड़ेगा और बार बार इंगेजमेंट से वो बच जाएंगे। और इसका जो नुकसान है, मेनली नुकसान ये है कि सरकार इसको लेकर अभी तक बहुत स्पष्ट हो नहीं पाई है, क्योंकि विपक्ष ने सरकार से जब सवाल पूछे थे आलोचना के तौर पे कि भाई आप मुझे बताइए कि अगर बीच में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसको लेकर कोई बात हो गई तो फिर क्या होगा। इसके अलावा उनका ये भी मानना था कि क्या इसको लेके कोई नियम बनाए जाएंगे कि राष्ट्रीय पार्टियां कितना खर्च कर रही हैं, इसके अलावा जो स्थानीय पार्टियां वो कितना खर्च करेंगी, क्या दोनों एक समान खर्च करेंगी, इसको लेके कोई मॉनिटरिंग पैनल सरकार ने बनाई है। तो इस तरह के तमाम सवाल जो इसके नुकसान की तरफ दिखाते हैं, इसकी आलोचना की तरफ हमारी दृष्टि करते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस योजना का लागूकरण होगा 2029 में, तो उससे पहले जो इलेक्शंस होने हैं, जैसे यूपी की बात करें तो 2027 में चुनाव होना है, तो उस चीज को कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए, हालांकि सरकार की तरफ से जो चुनाव आयोग का ये था सुझाव था, वो ये था कि अगर हमको ये पॉलिसी लागू करनी है तो आने वाले लोकसभा चुनाव तक के लिए, आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले तक जितने भी विधानसभाओं के चुनाव होने हैं उस तक उसको एक्सटेंड कर देना है। यानी कि अगर कहीं पे 2027 में चुनाव होना है तो उसको एक्सटेंड करके 2 साल बढ़ा के 2029 तक कर दीजिए उसका कार्यकाल। इससे होगा ये कि फिर एक साथ इलेक्शन कराने में आसानी होगी। लेकिन इसको लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार के पास प्रॉपर नीति नहीं है और व्यवस्था नहीं है, वो कैसे करेगी, इसको मैनेज कैसे करेगी, और मान लीजिए बीच में सरकार गिर जाती है तो क्या सरकार 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी। ये तमाम प्रश्न हैं जिसका सरकार अभी तक तो जवाब देने में बहुत सटीक तरीके से सक्षम नहीं हो पाई है, और कम से कम सक्षम हो पाई हो ना हो पाई हो, लेकिन वो कम से कम विपक्ष उससे संतुष्ट तो नहीं दिखाई दे रहा। हमारे देश में एक योजना है जो कि जब मतदान होता है और उस मतदान से जब किसी नेता को चुना जाता है तो उसका अवधि काल मैक्सिमम 5 साल रहता है। तो अगर आप 2029 में चुनाव करवाएंगे यूपी का, तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर जो यूपी की सरकार है इस टाइम,
वो तो 7 साल राज करेगी, तो उस चीज के लिए भी कहीं ना कहीं विपक्ष आप पे ताने मारेगा। हाँ बिल्कुल, विपक्ष ताने मार रहा है सरकार पे, क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है इस अपनी नीति को सही तरीके से स्पष्ट कर पाने की। सरकार ये स्पष्ट कर ही नहीं पा रही है कि वो आखिर इसको मैनेज कैसे करेगी। न सिर्फ जरूरी, अगर 2 साल आपने एक्सटेंड कर भी दिया तो सिर्फ क्या 2 साल का एक्सटेंशन मायने रखता है? नहीं। अगर उससे पहले सरकार गिरती भी है तो आपके पास क्या पॉलिसी है? फिर तो आप या तो 6 महीने में इलेक्शन कराएंगे या क्या, जब तक इलेक्शन आ नहीं जाता लोकसभा का या जो 5 साल का टेन्योर है तब तक आप राष्ट्रपति शासन लगा के रखेंगे। तो सरकार तो कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं कर पा रही है अपने। दर्शकों की दृष्टिकोण से अगर हम आपसे परसेंटेज में पूछें कि कितना परसेंट आपको लगता है कि जो योजना है ये भविष्य में आगे तक चल पाएगी? देखिए, हुआ क्या था कि सितंबर 2023 में इसको लेके एक समिति बनाई गई थी जी, और उस समिति की अध्यक्षता जो थे उस समय के जो अपने वर्तमान तत्कालीन जो समय राष्ट्रपति हुआ करते थे श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने की थी। और उनकी समिति की अध्यक्षता में उस समिति ने एक रिपोर्ट सरकार को दी। वो रिपोर्ट लगभग 191 दिनों में वो सरकार ने उसको रिपोर्ट को जारी किया था, समिति ने जारी किया था। कई हजार पन्नों की उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि लगभग 80% लोग जो हैं भारत के, वो ऐसा चाहते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो है वो होना चाहिए, उसको लागू किया जाना चाहिए। ऐसा उस रामनाथ कोविंद समिति जो थी उन्होंने बताई थी। तो आपका कहना है कि मतलब इसमें कहीं ना कहीं ये जो हमारे देश की जनता है वो भी चाह रही है कि ऐसा उस समिति ने बताया अपनी रिपोर्ट में कि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं 80% लोग जो है वो इस पक्ष में है कि नहीं एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होना चाहिए। 20% लोग इसको लेकर असहमति जो है व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं। कुणाल जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमको समझाया, हमारे दर्शकों को समझाया कि क्या इसके फायदे हैं क्या नुकसान है। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले एपिसोड में मैं एक नए मेहमान के साथ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए जामिया टीवी।